हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने पिछले 6 सालों में अनुभव किया है कि आंसर लिखने से पहले इसके कुछ सामान्य नियम आप सभी को पता होने चाहिए। इन 6 सालों में अब तक मैंने 1 लाख से अधिक आंसर चेक किए हैं, जिसमें टॉपर्स और फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं उनकी कॉपियाँ इसमें शामिल हैं। आप भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत ही पुअर आंसर लिख रहे हैं। 1 से 1.5 नंबर आपको मिल रहे हैं, राइट। 10 में से 1 से 1.5 ही नंबर आपको मिल रहे हैं और आप एक्सीलेंट आंसर लिखना चाह रहे हैं, मतलब 5 से 6 नंबर तक चाह रहे हैं कि आपको नंबर मिले, राइट। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, किसी को भी 50 से 60% से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता। तो आप 5 से 6 नंबर तक पहुंचना चाह रहे हैं और स्थिति अभी 1 से 1.5 नंबर की है। इसके लिए आप बहुत सारा आंसर लिखते हैं और आंसर लिखने के बाद एग्जामिनर के द्वारा दिए जा रहे कमेंट और रिव्यू को पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से, और बहुत सारे अभ्यास करने के बाद आप फिर कहीं जाकर के 5 से 6 नंबर आपको मिल पाते हैं, ठीक है, या मिलने लगते हैं। तो लेकिन ये जो मैं सीरीज़ 2 से 3 वीडियो की जो स्टार्ट किया हूँ, इसको आप देख लेंगे तो आपके पास किसी टॉपिक पर बहुत ही अच्छी समझ है, आपके पास कंटेंट पर्याप्त हैं, और इन जो कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ ये कर लेंगे तो बहुत ही जल्द आप 1 से जो 1.5 नंबर आपको मिल रहा था और इतना लंबा सफ़र करके, मतलब बहुत ज़्यादा आंसर लिख करके जो आप 5 से 6 नंबर तक पहुँचते, उस सफ़र को मैं कम कर दूंगा, ओके। क्योंकि मैं पिछले 6 सालों की जो मेरा अनुभव है मैं उस पर उसके बिहाफ पे ही बात करूंगा, और इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसा लगेगा कि उसको मुझे अपनी वीडियो लेक्चर में शामिल करना चाहिए आपके क्वेश्चंस को, तो वो भी मैं करूँगा। और मेरी शायद ये जितनी भी ये 2-3 वीडियो क्लासेस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कुछ डाउट रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इंट्रो लिख करके छोड़ दिया है। तो इसके बाद अभी आज की क्लास में कुछ यही 2-3 पेज जो दिख रहे हैं इस पर मैं बात करूँगा। इसके बाद इंट्रो पर भी आऊँगा इसकी दूसरी क्लास में, और वहाँ पर मैं बात करूँगा कि इंट्रो को कैसे लिखना चाहिए। टॉपर्स की कॉपियों को भी दिखाऊँगा जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के रहे हैं, तो उनकी कॉपियों को दिखाते हुए बहुत ही शानदार तुलना करते हुए ये पूरी 2 से 3 क्लासेस चलने वाली हैं, और आपकी पूरी जो पढ़ाई है उसके पूरे नज़रिए को, पूरे मतलब पूरी दिशा को बदल देंगी, राइट। आंसर लिखने की एक कला है वो आप बहुत ही बारीकी से सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जीरो से आंसर राइटिंग में करा रहा हूँ। जीरो से आंसर राइटिंग का ही मतलब होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक आंसर कितने मिनट में लिखना चाहिए। आंसर टाइमिंग ये देखेंगे, फिर मार्किंग कैसे होती है उस पर भी मैं बात करूँगा। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि आप भूमिका बहुत अच्छा लिख दिए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, मेन बॉडी आप बहुत अच्छा लिख दिए, कंक्लूजन भी अच्छा लिख दिए, फिर भी कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, यदि वो आप नहीं फुलफिल करते हैं तो आपकी नंबर वहाँ पर भी 1 से 1.5 नंबर कटते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं उसको बताऊँगा। फिर इसके बाद जब आप आंसर को विश्लेषण को महत्व, जब आंसर लिखते हैं और विश्लेषण को महत्व देने पर क्या इसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, ओके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आंसर टाइमिंग की मैं बात करूं तो जो जीएस पेपर हैं 20 क्वेश्चंस के होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, और शुरू की जो 10 क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 10 तक वो 150 शब्दों में लिखने होते हैं, और जो 11 से लेकर के 20 तक के जो 10 क्वेश्चंस और आगे के हैं उनको 250 शब्दों में लिखने होते हैं, ओके। 1 मिनट, 250 शब्दों में लिखने होते हैं। पूरा जो क्वेश्चंस पेपर होता है उसको सॉल्व कितने घंटों में करना होता है? 3 घंटे में, और इसको मिनट निकाला जाए तो 180 मिनट होते हैं। तो शुरू के जो 10 क्वेश्चंस हैं 150 शब्द वाले, उनको आपको 7 मिनट देना चाहिए, ओके। तो ये आज से आप आदत डालिए कि आप 7 मिनट में आंसर लिख दें 150 शब्दों के जो हैं, और जो 250 शब्दों के हैं उनको 11 मिनट में लिखने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे पता है कि शुरू में प्रॉब्लम होती है, आधे घंटे तक के समय लगते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो बताते हैं उनको आंसर लिखने में आधे घंटे तक का समय चले जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए, ओके। क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। शुरू में जो समय जा रहा है, लेकिन आपको ये लेके चलना है। कहीं लिख लीजिए चाहे सामने अपने कि मुझे ये टाइमिंग में अपने आप को ले आना है, ओके। उसके लिए क्या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप करिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाता है, 70 मिनट ये और 110 मिनट ये, ऐड कर दीजिए 180 मिनट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मार्किंग की बात करूं तो जो आप आंसर लिखते हैं तो उसकी नंबरिंग कैसे होती है? मान लीजिए आप इंट्रो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, राइट, प्रश्न के नेचर को समझ रहे हैं, सभी पक्षों को समझ रहे हैं। मैं अक्सर कहता आया हूं कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये हिट हो जाना चाहिए कि इस प्रश्न में कौन कौन से पक्ष छुपे हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर जब आप मान लीजिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आप इंट्रो बहुत अच्छा लिखे, शानदार लिखे,
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ इंट्रो लिख करके छोड़ दे रहे हैं, तो भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आप पता चला 20 क्वेश्चंस में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस लिखे हैं उसका आंसर, और सब में भूमिका लिख करके छोड़ दिए हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको हर में 1.5 नंबर फिर ना दे, हो सकता है कि किसी में आधा नंबर दे या किसी में 1 नंबर दे। ओके, तो ये 1 से 1.5 नंबर और कभी कभी किसी को 2-2 नंबर तक मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 19 शुरू के 19 क्वेश्चंस शानदार लिखे हैं और 20वें क्वेश्चंस में उसने इंट्रो लिखा, इसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिला। एग्जामिनर ने देखा उन पीछे के 19 क्वेश्चंस इतने शानदार लिखे हैं, वो खुश है आपसे, और यहाँ पर आपके 20वां जो क्वेश्चंस आपने सिर्फ इंट्रो लिख कर छोड़ा है, यहाँ खुश होकर 2.5 नंबर दे के चले जाएगा। अरे यार इतना अच्छा बच्चा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप एग्जामिनर को कितना खुश कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जो इंट्रो की बात कर रहा हूँ 1 से 1.5 नंबर मिल जाते हैं। जो मेन बॉडी है, मतलब भूमिका के बाद उत्तर में छिपे हुए जितने भी पक्ष हैं, जब उनको भी आप शामिल कर लेते हैं तो 4 से 3 नंबर तक मिलने की संभावना रहती है। और कंक्लूजन आप निष्कर्ष अच्छा लिखते हैं तो 1 से 1.5 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखें 1 नंबर ये 4 1 5 हो गया और 1 ये 6 नंबर हो गया, राइट। अब मान लीजिए भूमिका में आपको किसी में 1 नंबर मिला है तो मुख्य भाग आपने मेन बॉडी अच्छा लिखा तो 4 ही मिलेगा, और निष्कर्ष आपने अच्छा लिखा तो 1 मिलेगा। लेकिन अब आगे देखिए, मान लीजिए कि भूमिका में एग्जामिनर ने आपको 1.5 नंबर दिया है और मेन बॉडी में आपको 3 नंबर और निष्कर्ष में 1.5 नंबर, तो 3 हो गया और ये 3 जोड़ दीजिए 6 हो गया। तो इस तरीके से मार्किंग की जाती है। ओके, और नंबर 60% से अधिक नहीं मिलते, मतलब 10 में आपको 6 नंबर मिल रहे हैं ना, तो बहुत है, इसके ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। एग्जामिनर बहुत खुश होगा, तो 6.5 नंबर से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, राइट। ऑप्शनल में 7 नंबर 7.5 पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ जीएस में 60% नंबर अधिकतम माने जाते हैं, राइट। और 15 में मान के चलिए आपको 7.5 8 नंबर बस। ओके, अब जो कंडीशन है वो क्या है? यदि आप भूमिका बहुत अच्छी लिखा है आपने, मुख्य भाग आपका बहुत अच्छा है, निष्कर्ष बहुत अच्छा है, फिर भी यदि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, मतलब मैं अभी हिंदी मीडियम की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ तो उसमें भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा लोगों के जो आंसर लिख रहे हैं वो प्रेजेंटेशन बहुत गड़बड़ है। हालांकि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा कि प्रेजेंटेशन में क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, वो ध्यान दे सकें। तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका प्रेजेंटेशन गलत है, बहुत ही अच्छा आप इंट्रो लिख दीजिए, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिख दीजिए, लेकिन प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पॉइंट वाइज कैसे आप लिख रहे हैं, ओके, हेडिंग कैसे डाल रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि हेडिंग आप लगभग 10 शब्दों की हेडिंग ही डाल रहे हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं समय के साथ आगे आगे बताऊंगा, क्योंकि जब इंट्रो के बाद मेन बॉडी वाला जब पार्ट आएगा तो वहाँ पर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन गलत, आपका प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है, लेखन शैली अच्छी नहीं है कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को, आप स्पेलिंग या ऐसे ही अक्षर लिख रहे हैं कि एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है, उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपके लेखन शैली को समझने के लिए। आपकी भाषा शैली ठीक नहीं है, मतलब लैंग्वेज स्टाइल ठीक नहीं है, भाषा अटपटी सी है कुछ, और वाक्य संरचना जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि अटपटा सा लगता है पढ़ने में, राइट। मतलब जो लेखन शैली है वो सुंदर नहीं है, भाषा शैली और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वाक्य संरचना है वो प्रवाहपूर्ण व तारतम्य नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख दीजिए, आपका 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा। ओके, 1 से 1.5 नंबर तक कटेगा। यदि आप मात्रात्मक अशुद्धियाँ कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपके नंबर ऐसे कटेंगे। थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब आप एक दो गलतियाँ कर रहे हैं तो उस पर एग्जामिनर इग्नोर करता है, लेकिन अब पता चला आप 150 शब्दों में से कम 10 शब्द आपके गलत हैं, स्पेलिंग 10 वर्ड की आपकी गलत है, तो आपके 1 से 1.5 नंबर वहाँ कटते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है हाशिए के बाहर की तरफ कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। मैं जूम करूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये अंदर का सर्कल देख रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ही आपको आंसर लिखना होता है, इसके बाहर नहीं जाना है। ये जो मैं ये पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको लिखना है। ओके, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा भी रहता है कि इस भाग में कुछ ना लिखें, तो कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखना है इसके अंदर ही लिखना है। ओके, और अभ्यास आंसर का प्लेन पेज पे ही करिए, लाइनर वाले जो कॉपी होती हैं उन पर मत करिए यदि आप सीरियस हैं तो।
ठीक है, आगे चलते हैं। कॉपी में धार्मिक संकेतों और स्लोगन का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी तरह का धार्मिक संकेत मत बनाइए, स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, ये सब मत बनाइए। और कोई भी स्लोगन मत लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। धार्मिक आस्था और आपका धर्म एक जगह है, और जब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ ये सब चीज़ें आपसे वो अपेक्षा नहीं करते, तो आप ये मत करिए, ठीक है। और स्लोगन से बचिए, मतलब किसी तरीके का जो जय श्री राम और ये सब मैं बोल रहा हूँ, और 786 हो गया या ये सब चीज़ें हो गया, या कृष्ण का कोई मार्क हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आजकल का एक पैटर्न चल चुका है कि आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ इतनी सारी कॉपियाँ, मतलब मैं आज तक चेक किया हूँ बहुत सारे टॉपर्स की कॉपियाँ चेक करने के बाद, अब प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों दोहा और कोटेशन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में लिख दे रहे हैं, राइट, पॉलिटी में लिख दे रहे हैं। आप दोहा और कोटेशन को लिख करके जो 150 की शब्द सीमा है उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं करने लगते हैं, ये लिखते हैं। फिर इसके बाद जो और अन्य पक्ष होते हैं उनको आप कवर ही नहीं कर पाते, उन पर बात ही नहीं कर पाते। तो दोहा, कोटेशन, ये सब सिर्फ कहाँ करिए, करना है तो ऐसे में कर लीजिए, ठीक है, ऐसे में खूब करिए। कोटेशन का, दोहे का कोई दिक्कत नहीं, दोहा मारिए फिर इसके बाद उसको समझाइए, ठीक है। जीएस पेपर 4 में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आजकल पता नहीं क्या पैटर्न ये भी चल चुका है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश होगा। बिल्कुल नहीं खुश होगा, आपका नंबर काटेगा। तो अंग्रेजी शब्दों को लिखने से बच्चे, ज़रूरत पड़ने पर देवनागरी लिपि में ही लिखें। बहुत सारे ऐसे साइंस, टेक में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको हिंदी में लिखना मुश्किल होता है, और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसको भी आप हिंदी में उसकी शुद्ध हिंदी लिख देंगे तो उसको भी कभी कभी दिक्कत होती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश लिखिए, लेकिन इंग्लिश के उसका देवनागरी लिखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में इन्फ्लेशन है, तो इसको काफ़ी बच्चे ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे, नहीं, आपको इस तरीके से देवनागरी में इन्फ्लेशन लिखना है, कोशिश होनी चाहिए देवनागरी की। लेकिन हाँ, PSLB जैसे है, अब मान लीजिए PSLB आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है, मतलब एग्जामिनर को भी थोड़ा 2 क्षण के लिए समझने में टाइम लगता है कि क्या लिखा है, PSLB करके, थोड़ा शायद उसको दिक्कत होगी। आप ये सब PSLB हो गया, GSLB हो गया, ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद आगे मैं बात करूं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सामान्यतः सभी प्रश्न पॉइंट वाइज में लिखे जा सकते हैं। मतलब आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी प्रश्न हैं 20 के 20 आप नज़र डालेंगे तो उन सभी प्रश्नों का जो आंसर है बिंदुवार क्रम में लिखा जा सकता है। फिर भी काफ़ी बच्चे उसको विश्लेषण देते हैं। मतलब विश्लेषण का मतलब हो गया कि आंसर लिख रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेट में ऐसे विस्तार देते जाते हैं, तो कभी कभी एक पॉइंट को समाप्त करने में आपको 4-5 लाइन लिखनी पड़ जाती है। और एक पक्ष में एक एग्जामिनर डिमांड अपेक्षा करता है कि एक पक्ष कोई भी आंसर का आप लिखें तो उसमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट उसमें शामिल हों। जब आप विश्लेषण को महत्व देते हैं तो आप एक ही पॉइंट को 3-3, 4-4 लाइन में समझाते हैं, जबकि पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो 4 लाइन में 4 पॉइंट को आप समझा देते हैं। ओके, तो ये आप जब आंसर लिखेंगे तो इस चीज़ को फील करेंगे। और मैं दिखाऊँ अभी आपको टॉपर्स की कॉपियों को एक बार, तो ये शक्ति दुबे मैम की कॉपी है, आप देख सकते हैं। विजन IAS की वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे तो जो यूपीएससी टॉपर्स की जो कॉपी है सभी प्रश्न आपको बिंदुवार क्रम में दिखेंगे, राइट, देख रहे हैं आप, बिंदुवार क्रम में देखने को मिलेंगे। ओके, आप देखते जाइए। ओके, फ्लो चार्ट, फिर इसके बाद बिंदुवार क्रम में ये निष्कर्ष हो गया, ये फिर इंट्रो है, फिर इसके बाद देखेंगे आप पॉइंट वाइज में, फिर इसके बाद कंक्लूज़न। ओके, फिर आप देखिए पॉइंट वाइज में दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा होगा, सब पॉइंट वाइज में आपको दिखेगा। ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ये मैं नहीं कहूँगा कि सभी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर मजबूरी हो जाती है वहाँ पे विश्लेषण करना। ये बात भी सत्य है कि जो ऐसे का निबंध का पेपर है वहाँ पॉइंट वाइज नहीं चलता, वहाँ पॉइंट वाइज आपको नहीं लिखना होता, वहाँ पर विश्लेषण को ही महत्व दे करके 1200 शब्दों में खूब अच्छे से लिख करके 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन जो जीएस के आंसर है उसको पॉइंट वाइज में लिखा जा सकता है। यदि आप विश्लेषण को महत्व देते हैं तो क्या होता है, भाषा शैली जो है आपकी, जो लैंग्वेज है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, कभी लिख करके देखिएगा। समय खपत, मतलब जो समय जो है वो ज़्यादा जाने लगता है, समय ज़्यादा टाइम टेकिंग
चेकिंग का मामला हो जाता है। जो आंसर आप 7 मिनट में लिखना होता है वो आप ले जाते हैं उसको 40 मिनट आधे घंटे तक पहुंचा देते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जगह भी कम पड़ जाती है। मैंने कई बार देखा है कि जब इस तरीके के आंसर बच्चे लिखते हैं तो उनकी कॉपियाँ में जगह कम पड़ जाती है। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि हाशिए के बाहर न लिखें, तो मतलब ये सब पार्ट में लिखने लगते हैं, ओके, इन सब पार्टों में लिखने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें दिक्कत आने लगती हैं। फिर इस शब्द सीमा का उल्लंघन होता है और नंबर कटते हैं। और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पढ़ने में रुचि भी कम रखता है। मतलब आप जब विश्लेषण को महत्व दे रहे होते हैं तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में भी रुचि कम रखता है। रुचि कब रखेगा? जब आप उपरोक्त सभी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लेंगे, इस पर अपनी पकड़ बना लेंगे, तब उसको पढ़ने में रुचि भी आएगी और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अब मैं इंट्रो की बात नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ओके। और उसमें बहुत शानदार तरीके से बात होगी कि इंट्रो लिखने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बहुत शानदार क्लास होने वाली है दूसरी भी। तो ये कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।